इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8th क्लास के साइंस की बुक और उसका जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो उसमें यहाँ आ जाता है इरिगेशन। इससे पहले हमने पहली वीडियो में जो है पढ़ रखा है, पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। तो मेन चीज़ क्या बताई गई है, सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए जीवित रहने के लिए। और इम्पोर्टेंट है वाटर किसके लिए, ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं, और उसके सीड्स के लिए। ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट बाय रूट। अब किससे एब्जॉर्ब किया जाता है वाटर, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा। तो रूट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर आल्सो एब्जॉर्ब। इनके साथ साथ में क्या है, मिनरल्स और फर्टिलाइज़र भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। प्लांट कंटेन वेरी नियरली 90% वाटर। कितना, 90% वाटर प्लांट में होता है। एंड वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। वाटर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन मतलब जो बीज का जो उगना होता है ना, जिसको स्प्राउटेड बोलते हैं। ठीक है। और उसमें बीज में से दाना सा वो निकल के आता है, रेसा सा निकल के आता है ऊपर की ओर, वो फिर उससे पौधा बन जाता है। वो जब ही शुरू होगा जब उसको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। ठीक है। ड्राई कंडीशंस में, वो सूखी कंडीशंस में नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड की बात आ रही है, ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो है प्रत्येक भाग में क्या है, प्लांट के में पहुंचते हैं। और वाटर क्या है, वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। देखो वाटर का ये भी काम होता है, जो ऊपर से क्या है, जो छोटी मोटी सी जो बर्फ़ जमने लगती है हल्की हल्की सी, उससे जैसे पाला कहते हैं, फ्रॉस्ट में पाला। और जो गर्म हवा चलती है उससे भी पानी क्या फसल को बचाता है। क्या, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली। पे क्या करना पड़ता है, जो फसल है, खेत है, उसको रेगुलरली क्या करना है, रेगुलरली पानी देते रहना है अगर आपको हेल्दी क्रॉप चाहिए तो। ठीक। अगर रेगुलर पानी नहीं दिया तो फसल क्या है, वो सूख जाएगी और हमको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट द डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। तो इरीगेशन क्या हो गया, सिंचाई जिसे कहते हैं, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स। मतलब इंटरवल्स कुछ टाइम के उसमें थोड़ा थोड़ा गैप ले करके, मान लीजिए हमने सिंचाई की 2 दिन के बाद में किया, फिर हो सकता है 1 हफ्ते बाद में पानी उसमें सूखा, फिर सिंचाई कर देते, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। पानी लगाना मतलब सिंचाई करना कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन्स। ये सब वेरी करता है फसल, सॉइल और सीजन के अनुसार। भाई हो सकता है धान की फसल है, देखिए धान की फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, उसे सिंचाई ज़्यादा चाहिए। उधर गेहूं की फसल, गेहूं की फसल क्या चाहिए, बहुत ही कम पानी चाहिए। ठीक है। वीट के लिए बहुत कम, और पैडी के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए पानी। ठीक है ना। तो सीजन टू सीजन ये क्या है, सॉइल टू सॉइल और क्रॉप टू क्रॉप, फसल से फसल। कोई कुछ सॉइल ऐसी होती है ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ सॉइल होती है बहुत कम पानी चाहिए, वो उसको सूखे रखती है, उस पर भी डिपेंड करता है। और सीज़न के अनुसार भी, भाई हो सकता है ठंड होती है, ठीक है, ठंड में ज़्यादा पानी चाहिए ही नहीं, पानी जो है उसमें ऑलरेडी नमी बनी रहती है। ठीक। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। गर्मियों में जो पानी की फ्रीक्वेंसी, मतलब पानी लगाना, सिंचाई करने की जो फ्रीक्वेंसी हम जो जैसे कह रहे हैं, वो ज़्यादा होती है। मतलब ये है पानी बार बार लगाया जाता है ज़मीन को, सॉइल को। वाई इज़ सो, भाई ऐसा क्यों है,
कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। क्या मेन कारण हो गया? इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जानते क्या होता है? जो पानी वाष्प बनकर जो है निकलता है, क्या करता है? वाष्प बनकर ऊपर को जाता है। अब वो देखिए पौधों की पत्तियों से भी तो जाता है, पत्तियों से भी जाता है और वैसे भी सॉइल से भी जाता है, ठीक। तो वो ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेशन होता है, इस वजह से गर्मियों में क्या है, ज़्यादा पानी यानी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इनको देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, है ना? ये कह रहे हैं, देखिए, आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स, लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राई अप एंड डाइड। तो इनको अकला आ गई है भाई। कैसे? कह रहे हैं कि पिछले साल जो मेरे जो पौधे थे वो सूख गए थे और मर गए थे, पर इस बार मैं बहुत ही क्या हूँ, केयरफुल हूँ, मैं पानी जो है समय समय से उस पर लगाऊंगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब चलते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज मतलब होते हैं सिंचाई किस किस से की जाती है। तो मेनली देखिए वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गई, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, इन सब से सिंचाई की जाती है। इसके अलावा भी एक और है सोर्स, आप बता सकते हैं क्या है? हैं? वो है रेन। क्या है? रेन। भारत में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो रेन पर ही डिपेंडेंट होती हैं। जब मानसून आता है, स्पेशली हम धान की फसल की बात करते हैं, तो उसकी क्या है। ठीक, चलिए सोर्सेज पे हम अब वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो चित्र देखिए दिया गया है, ये है आपका मोट। देखिए इस प्रकार मनुष्य खुद उसमें से पानी ऐसे निकालता है। ठीक, आगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ और दिए हैं, ये चेन पंप है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये चेन से इसको खींचते रहेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा, पानी क्या है निकालता रहेगा बारी बारी से। ठीक, और आगे देखते हैं। देखिए ये इसका नाम भी देख लेते हैं, ये क्या है? ये रहट बोलते हैं इसको। ये है क्या? रहट। ये रहट है, इसमें ढेर सारे क्या है, ये डब्बे से लगाते होते हैं। और बैल, रहट में स्पेशली क्या है, ये बैल से चलाए जाते हैं। किससे? बैल से। ठीक है, और चित्र में देख लेते हैं, आगे दिया गया है। देखिए ये है ढेकली। ठीक, इनके हाँ अभी हम इनके वैसे हम पढ़ेंगे, पहले चित्र में देख लीजिए, ये ढेकली है। ठीक, ऐसे पानी निकाला जाता है ढेकली में। ठीक, ये रहा ढेकली। अब हम चलेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले पारंपरिक मेथड्स है। तो मैंने अभी जितने भी चित्र जो आपको दिखाए ना, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो हम पहले उनको प्रयोग किया करते थे। देखिए मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया। ठीक है, और आगे हम देखेंगे पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर्स, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर रन द पंप्स। पंप्स मतलब देखिए इसमें तो दिया नहीं है, जो हम छोटे से उसमें इंजन्स वगैरह लगा देते हैं, है ना, उसके द्वारा क्या उसमें फिर डीजल की ज़रूरत पड़ती है, बायोगैस चलती है या फिर बिजली से चलता है उनसे, या सोलर एनर्जी से वो चलता है। तो क्या है, इसके द्वारा क्या है, पंप के द्वारा हम पानी को निकालते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए आगे और दिए गए हैं। हम इसमें मॉडर्न मेथड पर चलते हैं। तो मॉडर्न मेथड में हम जानेंगे स्प्रिंकलर हो गया, पहला आप पढ़ रहे हैं स्प्रिंकलर, जो अब यूज़ करते हैं। ठीक, स्प्रिंकलर, ये आप चित्र देख लीजिए, चित्र से इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ये दिया गया है स्प्रिंकलर, यहाँ से ये पंप दिया गया है, इस पंप को यहाँ से कुएं में से पानी ये निकाल रहा है, पाइप के द्वारा पानी यहाँ जा रहा है, अब ये स्प्रिंकल कर रहा है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे स्प्रिंकलर, ये है एक और आगे आ रहा है, तो उसको दोनों में और इनमें डिफरेंस क्या है, जो भी दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये देखिए, ये रहा ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप में ये ड्रिप है और ये है आपका स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर में क्या है, पानी जो है किस प्रकार से जाता है, देखिए पाइप लगा हुआ है, स्प्रिंकल करेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल वो करेगा। और ये बीच में जो लगा हुआ है ये घूमता रहेगा, क्या है, ये घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और पानी इधर उधर स्प्रिंकल करता रहेगा, ये स्प्रिंकलर है। ठीक है, चित्र में आपने देख लिया इसी तरह से। अब देखिए दूसरा कौन सा है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में देखिए क्या है, इनमें क्या लगे होते हैं, नोजल्स लगे होते हैं ऊपर। जो भी मैं स्प्रिंकलर जो पढ़ा था, ये नोजल लगे हुए हैं। और देखिए इसमें क्या है, यहाँ पंप के द्वारा ही पानी को निकाला जा रहा है। ठीक, पंप के द्वारा क्या है, पानी को निकाला जा रहा है। और जो ड्रॉप बाय ड्रॉप का मतलब है कि
थोड़ा थोड़ा करके पौधे की जस्ट जड़ में, देखिए ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पाइप में होल कर रखे हैं, ये रहा, जस्ट जड़ में ही वो पानी जाएगा। ठीक, अब आप ये समझ रहे होंगे ये करने की ज़रूरत क्या है, सीधा यहाँ से पाइप निकालते हैं और सीधा ही पानी दे देते हैं। भाई देखिए इनकी ज़रूरत आखिर में पड़ती क्यों है, वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा करने से वेस्टेज पानी का नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वेस्टेज नहीं होता है। स्प्रिंकलर जो हम पढ़ रहे थे, स्प्रिंकलर में क्या है, पानी तब भी ज़्यादा मात्रा में क्या है पहुँच जाता है खेत में। ठीक है, और क्योंकि जो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं वो जगह जगह चारों ओर पानी बखेरते हैं, ऐसे बारिश सी करते हैं। लेकिन ड्रिप सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, एकदम जड़ पे ही क्या है पानी पहुंचता है, ड्रिप बाय ड्रिप। ठीक है, तो अब इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। किसके लिए है ये? फ्रूट प्लांट्स, गार्डन, ट्रीज, इनके लिए है। प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये इसकी स्पेशलिटी है। वाटर क्या है, वेस्ट नहीं होता है। और क्या है, ऐसी जगह पर प्रयोग करते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है बहुत ही कम है, तो इसको ड्रिप सिस्टम को वहाँ प्रयोग में करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम। ड्रिप सिस्टम हो गया, स्प्रिंकलर हो गया। आगे जो है हमारा वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये अगला जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आ जाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। फिर से वही दोनों जो बच्चे हैं बूझो और पहले जो फिर से एक गेहूं का खेत है, वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। भाई वो तो शहर से गए हैं गांव में, उन्हें क्या पता कैसे कैसे क्या है, अचंभित हैं बेचारे कि हैव दीज अदर प्लांट बीन प्लांटेड, क्या है पर्पसली, कि ये सारे जो पौधे हैं किसी उद्देश्य से लगाए गए हैं। ये बड़े उसमें रहते हैं कि भाई जानकारी के लिए, मतलब जिज्ञासु हैं ये दोनों के दोनों, कुल मिलाकर के ये बात है। देखिए तो अब ये कह रहे हैं इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। हम वीड्स की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पहले वीड्स जान लेते हैं। कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स उसमें उगाते हैं खेत में। अब अनडिज़ायरेबल है, हमारे लिए ज़रूरत की है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, उनको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो रिमूवल ऑफ वीड्स कहलाता है वीडिंग। क्या कहलाता है? वीडिंग। तो हाथ से उखाड़ देते हैं। देखिए पुराने समय में तो क्या है, और खेत में से हाथ से उखाड़ते, कुछ मजदूर लिए उखड़वा देते थे। लेकिन आज का तो मॉडर्न टाइम है भाई, तो क्या करेंगे, कुछ वीडिसाइड्स आते हैं, वीडसाइड्स लेकर के उसमें स्प्रे कर दिया और सारे जो घास वगैरह जो है ये मर जाते हैं। ठीक, वीड्स। तो अब देखिए वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेशलाइट। क्यों ज़रूरी है भाई ये वीडिंग? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट को जब हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं ये उसको खा लेते हैं, पानी को भी यूज़ करते हैं और लाइट और स्पेस भी घेर लेते हैं। तो जो हमारा फसल का पौधा वो इजीली ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, दस दे अटैक द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड दे इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, कंट्रोल देयर ग्रोथ, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप help in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of weeds is before the produce flower and seeds. ये बेस्ट टाइम है। कब? देखिए वीड्स को निकालना, हमने फसल को बो दिया, छोटी फसल हो जाती है। ठीक है, और ये वीड्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो हम पता नहीं कर पाते कि वीड्स और फसल ये लगभग एक जैसे लगते हैं कभी कभी देखने में। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो फसल की तरह ही होते हैं, तो अब पहचान नहीं होती है। अब जैसे ही फसल बड़ी होती है उस दौरान, जैसे फ्रूट लगने से पहले, सीड्स बीज आने से पहले, ठीक, तब हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारी फसल अलग पहचान में आ जाएगी, जो वीड्स हैं वो अलग, जो खरपतवार हैं वो अलग पहचान में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो बेस्ट टाइम होता है। ठीक, अब चलते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब क्या मेथड हो गया भाई, या तो उसको उखाड़ दो या फिर उसको एकदम से जड़ के पास में से ही क्या कर दो, कट कर दो।
क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जहाँ ज़मीन जहाँ से उगा हुआ है जस्ट वहीं से काट दो, वो दोबारा उगेगा ही नहीं, फसल फिर तो बढ़ ही जाएगी, फसल को रोकेगा ही नहीं। और उसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, वो होता है खुरपी। अब आप में से जो बच्चे गांव में गए हैं उन्होंने खुरपी को देखा होगा, मैं बना देता हूँ खुरपी। देखिए किस टाइप से होती है, इस टाइप से होती है खुरपी, इस टाइप से ये, ठीक है। अब इस टाइप से जो गांव के बच्चे हैं वो इजीली इसको पहचान पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पैना होता है एकदम से, और ये जब फसल ऐसे, ये वीड इसके सामने ऐसे है तो ये इसको काट देता है। समझ में आ गया ना, ये क्या है, खुरपी है। ये सीड ड्रिल से भी उसको खाड़ लिया जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल से, जैसे जो ईख की फसल जो होती है, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये ईख की फसल, ऐसे ईख की फसल है ना, ठीक है, इस टाइप से ईख की फसल ये हो जाती है। तो सीड ड्रिल क्या करते हैं, उस सीड ड्रिल को जो हम जो प्रयोग करते हैं वो इनके बीच बीच में ऐसे, इसको नहीं ख़राब करता है फसल को, क्योंकि इसको थोड़ा स्पेस होता है ईख के खेत में, तो क्या करते हैं सीड ड्रिल बीच बीच में जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ देता है, ठीक है ना। जब हम उसको खींचते हैं, सीड ड्रिल तो आपने अभी देखा था, पीछे देखा था वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा भी देखो कुछ और हैं, कुछ हम वीडिसाइड्स प्रयोग करते हैं। क्या है, जो केमिकल से बने होते हैं वीडिसाइड्स, और उसका नाम है, आप इसको नाम याद रखेंगे, 2,4-D। क्या है, 2,4-D। इसको स्प्रे कर दो तो ये खरपतवार जो होते हैं अपने आप ही क्या है, मर जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप को ये कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। और पानी में देखिए, जब द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूट विद वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रे इन द फील्ड्स विद ए स्प्रेयर, या तो आप उसको पानी में मिला दो और उसमें फसल में डाल दो, ठीक है, या फिर उसको स्प्रे कर दो, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं ये वीडिसाइड्स को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है देख। तो मैं कह रहा था कि स्प्रे कैसे करते हैं। ये देखिए, ये फसल है और ये किसान है और इन्होंने इसमें वीडिसाइड्स भर रखा है और ये इसको क्या है, स्प्रे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्प्रे, और ये फसल, और फसल पर क्या है, स्प्रे कर रहे हैं। जो इसमें वीडिसाइड्स होंगे वो मर जाएंगे इससे। अब देखिए, ये फिर से कुछ कह रहे हैं, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन पॉइजन पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड्स स्प्रेयर, क्या इस पर भी कोई इफ़ेक्ट करते हैं जो ये पर्सन कर रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये इनमें से जो केमिकल्स हैं वो उड़ते हैं और हमारे जो नाक से अंदर वो जा सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, ये जो ना, ये इंसान ये बड़ा ही जिज्ञासु है, ये हर बात को पूछता है ये। एज ऑलरेडी मैंशनड, जैसे पहले बताया गया था, वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ और ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। स्प्रे ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड use these chemical very carefully. They should cover their nose, mouth with piece of during the spraying chemicals। भाई ये तो हम जानते हैं और इसको तो अब सभी जान गए हैं, क्योंकि बीमारी कोरोना ने भी सबको सिखा दिया इसको, ठीक है ना। तो वही मास्क ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पे भी, हाँ, किसको, मुंह को और नोज़ को क्या है, कवर अप करना पड़ता है। और क्या है, इस जब वेजिटेटिव ग्रोथ जो उसमें होता है ना फसल में, जैसे सीड और जो फसल क्या कहते हैं, फल फूल का जब आना होता है, उससे पहले क्या हम इसको वीडिसाइड्स को स्प्रे करते हैं। अब है आपका हार्वेस्टिंग, कौन सा है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो देखिए, हार्वेस्टिंग में क्या है, हार्वेस्ट भाई फसल हमने बो दी, सिंचाई कर दी, वीडिसाइड्स लगा दिए, ठीक है ना। अब कटाई भी तो करनी पड़ेगी उसकी, तो वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है हार्वेस्टिंग। क्या कहलाती है, हार्वेस्ट। द हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर, क्या कह रहे हैं, आफ्टर मैच्योर, जब अच्छी तरह से इसमें दाना आ जाता है तब हम क्रॉप को काटते हैं, तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग। चलिए, क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट, पुल्ड आउट और कट कहाँ से, क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के एकदम से पास से क्या करते हैं भाई, फसल को काटते हैं, ठीक। इट इज़ यूजुअली टेक्स, क्या होता है, इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 मंथ। कितना टाइम लगता है, लगभग 3 से
4 महीने किसमें, फसल को पकने में। जब फसल पक जाती है तो फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, दाना पड़ जाता है तो ठीक। अब क्या हार्वेस्टिंग हमारे जो देश में किसके द्वारा की जाती है, देखो पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिकल है। आपने देखा होगा जो जो साउथ की मूवी में बहुत लेकर के जो प्रयोग करते हैं हीरो, है ना, इसको सिकल बोलते हैं, ठीक है। और इससे ही हम क्या करते हैं भाई, हार्वेस्टिंग करते हैं। समझ में आ गया ना। और ये मशीन के द्वारा भी, हार्वेस्टर मशीन है उसके द्वारा भी किया जाता है। देखिए पंजाब है, ऐसे हरियाणा है, ये जो है ऐसे राज्य हैं जहाँ खेती बहुत मात्रा में की जाती है, तो वहाँ पर मशीन हार्वेस्टर वगैरह प्रयोग किए जाते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब फसल क्या है, कट गई है, ठीक है। जब फसल कट गई है तो वही दाने को निकालना पड़ेगा उसमें से। अब दाने को निकालेंगे किससे, जो चॉफ होता है, चॉफ फ्रॉम द, देखिए क्या है चॉफ को मैं समझा रहा हूँ। अभी फसल, ये फसल लगी हुई थी, ठीक है, इस पे ऊपर ये गेहूं की बाल ऐसे आ गई, ठीक है ना। अब गेहूं की बाल, एक तो ये स्ट्रॉ हो गया, ठीक है ना। अब इससे जो जिसमें दाना छुपा हुआ है, एक वो और एक ये, कुल मिलाकर यही सारा क्या कहलाते हैं, चॉफ कहलाते हैं, ठीक है। और दिस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या कहलाती है ये थ्रेसिंग कहलाती है। देखिए ये कंबाइन चल रही है, ये पूरा काम कर रही है, ठीक। अब इसमें दाना क्या है, अलग हो जाएगा। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। किसके द्वारा हो जाती होती है भैया, कंबाइन के द्वारा। विच इज़ इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो ये ऐसी मशीन है, यहाँ से तो फसल को काटेगी, यहाँ से वो ऐसे जाएगा और दाना चॉप से अलग हो जाएगा और गेहूँ यहाँ आप आराम से इसमें से निकल जाता है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आई। तो ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है, दोनों का काम करता है। चलिए आगे अब देख लेते हैं। ये तो बहुत ही सोच मुद्रा में है, क्या कह रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, stubs are left in the field which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field. देखिए कितनी अच्छी बात सोच रही हैं। काश यही चीज़ जो है हमारे देश में भी सबको पता चल जाए कि हरियाणा में देखिए जब जो धान की फसल होती है, धान की फसल कट जाती है तो वहाँ पुआल होता है, ठीक है ना। अब पुआल को किसान क्या है, सब जला देते हैं। एक्चुअल में है कि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे वो उसको प्रयोग कर सकें, ठीक। उन्हें फसल बोनी होती है गेहूं की दूसरी, तो इसलिए उसको क्या वो जलाते हैं, उससे क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। देखिए इनके दिमाग में ये बात है, ठीक। किसान भी वहाँ क्या है, मजबूर हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि उनके जो पुआल है उसको ख़रीदा जाए और कहीं पर अलग ले जाया जाए, ठीक, मजदूर ले करके और उनको उसका पैसा दिया जाए, तो पॉल्यूशन नहीं होता। हर बार क्या उससे पॉल्यूशन होता है, ठीक। समझ में आ गया। इन्होंने इस बात को हमको भी याद दिला दिया, देखिए कितनी अच्छी बात कही है। चलिए, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेट ऑफ ग्रेन एंड चॉप बाय विनोइंग। अब छोटे किसान जो होते हैं, ये विनोइंग मशीन है, क्या है, विनोइंग मशीन। इसमें एक ओर से क्या करेंगे हम, जो पूरा ग्रेन विद चॉप जो उसके साथ में डालेंगे और ये उसको भूसे को अलग निकालता रहता है और दाना अलग निकलता रहता है, ठीक है। इसको विनोइंग मशीन कहते हैं। तो छोटे किसान जो होते हैं वो इसको प्रयोग में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और दिया हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के विषय में भी दिया गया है, तो आपको रिवाइज करा देते हैं। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स देखिए यहाँ कौन कौन सी हैं, तो पोंगल दिया गया है, बैसाखी दिया गया है, होली, दिवाली और निबन्या, बिहू, ये कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। मतलब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या है भाई, किसान ने क्या है अपनी फसल को काट लिया है, दाना घर पे आ गया है, अब सब खुश हैं, अब क्या है एंजॉय करेंगे, फेस्टिवल मनाएंगे। तो ये त्यौहार फिर वो मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं कि जो मातृभूमि है कि उसने हमें दाना दिया है और उसकी खुशी में क्या है हम ये मना रहे हैं, और बस ये सारा सिस्टम उसमें होता है। बहुत ही इन्जॉय करते हैं। देखिए होली जब मनती है, कब मनती है वो होली,
उस वक्त जो गेहूं की फसल लगभग पक के तैयार हो जाती है, जौ जो होते हैं वो कट जाते हैं। उसमें से आपने देखा होगा गांव में जौ जो होते हैं बैरली, उसको बांटा भी जाता है, तो वो इस पे। ठीक, दिवाली के टाइम पर देखिए धान की फसल है वो पक कर के कट जाती है। ठीक, तो ये क्या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। अब लास्ट टॉपिक आपका आ रहा है, वो है कौन सा, वो है आपका स्टोरेज। कौन सा? स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज में क्या करेंगे भाई, स्टोरेज में अब कट गई फसल, दाना भी आ गया हर तरह से, अब उसको आपको क्या है, रखना है, संभाल के रखना है, मतलब भंडारण करना है, वो स्टोरेज कहलाता है। ठीक, भंडारण कर लेता है तो कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? सबसे पहली बात ये है, दाने से मॉइस्चर को हटा लेते हैं, क्योंकि हमें भाई अनाज बहुत टाइम तक रखना होता है। ठीक है, दूसरा उसे बचाते हैं किससे, इंसेक्ट से और चूहों से और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जिससे दाना काफ़ी टाइम तक रखा जाए। और उसके लिए क्या है, फिर क्या करते हैं भाई, जब हम ये काम कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ड्राई अप कर लेंगे, सुखा लेंगे, मॉइस्चर तो हट जाएगी। फिर क्या करेंगे, कुछ उसमें मिला देंगे, कुछ दवाइयाँ आती है जिनको मिला देंगे, जिससे कुछ इंसेक्ट कीड़े वगैरह जो उसमें ना लगे। अब फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटलिक बिन्स। किसमें? देखिए ये जूट बैग देख रहे हैं आप, इनमें दाने को रखा जाता है। ठीक, कोई भी अनाज है उसको इसमें भरा, किसान इसमें भर लेते हैं। और क्या है, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सेलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम पेस्ट। सेलोज में और ग्रेनरीज में जो ज़्यादा अनाज रखना है तो वहाँ रखा जाता है। तो मैं अभी आपको चित्र दिखा रहा हूँ, सेलोज देखिए, ये सिलोज है, ये रही सिलोज, इनमें सब में अनाज भरा जाता है। ठीक है ना, तो ये जगह जगह बने हुए हैं। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है, तो FCI ने ये बना रखे हैं, उसके अंडर ये काम आता है। ठीक है ना, तो उनमें सब क्या है, इनको भरा जाता है और उनको आगे के लिए कोई भी जब प्रॉब्लम पड़ जाती है तो उस दौरान क्या है, उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ड्राई नीम, गांव में क्या करते हैं भाई, सूखे नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, कुछ और सामान भी डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वो नहीं लगते हैं उसमें, और दाना ख़राब नहीं होता है। तो अब आगे क्या देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अपने फसल से देख लिया, और एनिमल्स से भी कुछ हमको फूड मिलने वाले हैं, ज़रा वो भी जान लेते हैं क्या मिलने वाले हैं भाई। तो देखिए, मिल्क मिलता है, किस किस से, गाय से मिल रहा है, बफलोज से मिल रहा है, सी गॉड्स। ठीक है, इन सब से मिल्क मिलता है हमें, हम पनीर बनाते हैं उससे, चाय भी बनाते हैं। आप में चाय बहुत पीते हैं ना, तो देख लीजिए चाय भी बनती है उससे। ठीक है, दूध डाल देते हैं तो बढ़िया चाय बन जाती है, महक वाली। तो आगे देखते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड विद different kinds of foods. Many people living in the coastal areas consume fish. देखिए फिश का नाम आ गया, as a major part of their diet. The previous classes learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involved a number of steps like selection of seed, sowing. Similarly, animals rear at home or in farms have to be provided the proper food, shelter and care. When this is done on a large scale is called animal husbandry. तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एनिमल हस्बेंड्री क्या है। भाई हमने बहुत सारे क्या है, मुर्गे ले लिए और उनका एक बहुत बड़ा फार्म बना लिया, एनिमल हस्बेंड्री बन गया। बकरियाँ ले ली, बहुत बड़ा फार्म बना लिया, एनिमल हस्बेंड्री बन गया। लार्ज स्केल पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, उससे पहले हम देखिए, यहाँ जानेंगे फ़िश को भी क्या है प्रयोग किया जाता है, डाइट में प्रयोग किया जाता है। तो हम कह रहे हैं एनिमल क्या है, एनिमल से फूड कैसे प्राप्त हो रहा है ना, तो मिल्क हमको मिल रहा था, फिश यहाँ पर आ गया। उसके बाद में देखिए, तो अब ये है क्रॉप प्रोडक्शन को क्या है, हमको अगर बढ़ाना है, क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो कुछ स्टेप पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो बीज है उसको सेलेक्ट करिए,
अच्छी क्वालिटी का बीज बोना पड़ेगा, ठीक है ना। सोइंग हम करें उसको इस तरह से, समय समय पर क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, देखभाल करेंगे, उसमें जो फर्टिलाइजर्स मैंने सब डालेंगे बढ़िया तरह से, और जो वीडिसाइड्स ज़रूरत है, पेस्टिसाइड ज़रूरत है उसको डालेंगे। देखिए और क्या है आपको, इसी प्रकार से अगर हमें फार्मर्स के विषय में क्या कहते हैं, जो एनिमल्स उनके विषय में करना है तो क्या करेंगे भाई, एनिमल्स की रियर एट होम और इन फार्म्स, यानी उनकी भी देखभाल करना अच्छी तरह से, एनिमल्स की भी, तो उनका भी एक प्रकार से बहुत बड़ा एक एज ए व्यापार कर सकते हैं। तो उनको क्या चाहिए अभी, क्या चाहिए उनको, प्रॉपर फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए और केयर चाहिए, ठीक। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा सारा चैप्टर। देखिए फिश के विषय में ये बड़े ही जानकार हैं। देखिए क्या कहना है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच ऑफ विटामिन डी। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, आपने चैप्टर पढ़ा अच्छी तरह से, आप क्वेश्चंस पे विचार करिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो उसके समझ में आ जाएंगे। कुछ ये कीवर्ड दे रखे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री मैंने अभी बताया था, क्रॉप, फर्टिलाइजर्स, ग्रीनरीज, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन, खरीफ, मैन्यूर, लाव, प्लो हो गया आपका, रबी हो गया, सीड, साइलोज, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, मशीन एंड विनोइंग। आई थिंक सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।